तो शोर शराबे में जब दबने लगती है आवाज तो हम उठाते हैं उसे और बनाते हैं जन जन की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक। जन जन की आवाज में आज हम मराठी फिल्म के खिलाफ उठे विरोध को जन जन तक पहुंचाएंगे कि कैसे मनोरंजन के लिए बनने वाली फिल्में विरोध प्रदर्शन की आग में झुलसने लगती हैं। ठाणे से पुणे तक क्यों मची है महाभारत, हर हर महादेव पर ये आज हम आपको बताएंगे। कर्नाटक की ईदगाह में गूंजते सियासी शोर को भी आज जन जन की आवाज में उठाएंगे। कहते हैं सियासत अपने फायदे के लिए मैदान, शमशान और कब्रिस्तान को भी अखाड़ा बना देती है। कर्नाटक में भी यही हो रहा है। AIMIM ईदगाह में जहां टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की इजाजत मांग रही है तो श्रीराम सेना ने कनकदास जयंती मनाने की मांग कर दी है। तो दिल्ली में कूड़े का पहाड़ सियासी सिरदर्द बन गया है। आज फिर डिप्टी CM मनीष सिसोदिया कूड़े का पहाड़ देखने गाजीपुर पहुंचे तो बीजेपी ने आरोप लगाया बहुत देर कर दी आम आदमी पार्टी ने झाड़ू उठाने में। तो आपको आज फिर कश्मीर की हम सफेद चादर ओढ़े वादियां भी दिखाएंगे। कश्मीर के इस दिलकश नजारे को देखने के बाद आपकी भी नजरें नहीं हटेंगी। तो महाराष्ट्र में हर हर महादेव फिल्म पर सियासी बवाल मचा हुआ है। फिल्म रुकवाने के लिए एनसीपी नेता जहां थिएटर तक पहुंच गए तो अब सियासत भी खूब हो रही है। शिवाजी के नाम पर सियासी फाइट जारी है। एनसीपी का कहना है कि इस मराठी फिल्म में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो वहीं फिल्म के डायरेक्टर का कहना है कि फिल्म को सियासी रंग दिया जा रहा है, जिसकी आड़ में गुंडागर्दी हो रही है। मला मावळचा बाजी द्या, मी मावळला स्वराज्य देतो। या स्वराज्य विराज्याशी माझा काही संबंध नाही। मी भला, माझे पांदल भले। याच तुमच्या स्वार्थानं घात केलाय महाराष्ट्राचा। ये उस फिल्म का डायलॉग है जिसे लेकर महाराष्ट्र में सियासी शोर सुनाई दे रहा है। फिल्म का नाम है हर हर महादेव, जिसे लेकर दूसरे दिन भी विरोध जारी रहा। हर हर महादेव फिल्म में छत्रपति शिवाजी से जुड़े इतिहास को गलत तरह से दिखाए जाने के आरोप में एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड और उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। एक दिन पहले ठाणे के एक थिएटर में तोड़फोड़ भी की गई, साथ ही एक दर्शक के साथ मारपीट भी की गई। वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर अभिजीत देशपांडे का कहना है कि फिल्म को लेकर जो कुछ हो रहा है वो निंदाजनक है, ये सरासर गुंडागर्दी है। नहीं, मुझे दुख हुआ क्योंकि जब हम ऑडियंस के लिए फिल्म बनाते हैं, ऑडियंस की वजह से हमारा वजूद है, ऑडियंस है इसीलिए हम हैं। और जब इसी ऑडियंस को जब थिएटर में वो अपने बच्चों के साथ गया है सिनेमा देखने के लिए, तब कुछ गुंडे घुसते हैं और उनकी मारपीट करते हैं, उनके बच्चों के सामने उनको मारते हैं। तो एक कड़ी निंदा करनी चाहिए, जितने शब्दों में करे वो कम ही है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो विचार थे, इन विचारों को कल रौंदा गया। बता दें कि मराठी फिल्म हर हर महादेव 25 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ये एक एपिक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा है जिसे अभिजीत देशपांडे ने डायरेक्ट किया है। एक्टर सुबोध भावे ने छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल निभाया है, जबकि शरद केलकर इसमें बाजी प्रभु देशपांडे के किरदार में नजर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं कर्नाटक के हुबली का ईदगाह मैदान सियासी जंग का मैदान बना हुआ है। हुबली के ईदगाह मैदान में कई संगठन आमने सामने आ गए हैं। सब अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने अपने महापुरुषों की जयंती मनाने की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक के हुबली का ईदगाह मैदान अब जयंतियों की आड़ में सियासी अखाड़ा बनता जा रहा है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस मैदान में तय नियमों के साथ गणेश चतुर्थी मनाने की इजाजत दी थी, तो वहीं अब इस ईदगाह मैदान में कार्यक्रम को लेकर श्री राम सेना और दलित संगठनों ने भी अनुमति मांगी है। यह अनुमति ईदगाह मैदान में ओनक ओबवा और कनकदास जयंती मनाने के लिए मांगी गई है। AIMIM तो पहले ही टीपू सुल्तान जयंती मनाने के लिए अनुमति मांग चुका है, जिसको लेकर अब विवाद बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि ये मैदान गणेश चतुर्थी समारोह को लेकर विवादों में था। हुबली के ईदगाह मैदान में टीपू जयंती मनाने की अनुमति के लिए कुछ दलित संगठनों और
एआईएमआईएम ने नियम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। हालांकि इसके तुरंत बाद श्री राम सेना भी हरकत में आई और नगर निगम को एक ज्ञापन सौंपकर वहां कनकदास जयंती मनाने की अनुमति मांगी। मेयर वीरेश अंचतगिरी ने कहा है कि ईदगाह मैदान में धार्मिक गतिविधियां की जा सकती हैं, मगर किसी बड़े नेता को अनुमति नहीं दी जाएगी। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने एएनआई को बताया कि ये एक ऐसा मामला है जो हुबली धारवाड़ महानगर पालिका और मेयर संबंधित है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री इस पर गौर करेंगे। अगस्त महीने में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने धारवाड़ नगर आयुक्त के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें शहर के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी उत्सव आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। अंजुमने इस्लाम द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए आदेश में कहा गया था कि जमीन हुबली धारवाड़ नगर आयोग की संपत्ति है और वे जिसे चाहें जमीन आवंटित कर सकते हैं। और इसी मामले को लेकर हमारे संवाददाता प्रमोद राघवन की ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक का हुबली ईदगाह मैदान एक बार फिर विवादों में है। एआईएम ने टीपू सुल्तान जयंती मनाने की अनुमति मांगी है। उसके बाद श्री राम सेना ने अपना आवेदन लगा दिया है कि कनकदास जयंती मनाना है, जो 11 तारीख को है। इसके अलावा एक और संगठन ने अनुमति मांगी है। कुल मिलाकर अब पूरी नजरें जो है हुबली धारवाड़ के मेयर के ऊपर है। उन्होंने एक मीटिंग भी बुलाई जिसका कांग्रेस पार्टी ने बायकॉट कर दिया। हालांकि उनकी कोशिश अभी भी है मेयर की कि वो जो है सभी नेताओं से बात करके एक फैसला करें कि धार्मिक जो आयोजन है उनको किसी तरह का कोई अनुमति दें या नहीं दें, क्योंकि आपको पता है कुछ महीनों पहले जब गणेश चतुर्थी थी तब सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त अनुमति दी थी। क्योंकि कर्नाटक सरकार टीपू सुल्तान जयंती नहीं मना रही है, तो अब ऐसे में फैसला मेयर को करना है, क्योंकि उस हुबली धारवाड़ के प्रमुख वही हैं। तो दूसरी तरफ संगठन लगातार दबाव बना रहे हैं। मुश्किल यह है कि अब ये अनुमति किस आधार पर दी जाएगी, क्या सशर्त दी जाएगी, कुछ घंटों को लिए दी जाएगी या अलग अलग दिन दी जाएगी, कौन कौन से दिन में दी जा सकती है। तमाम तरह के सवाल हैं जो अब हुबली धारवाड़ के मेयर को अपनी टीम के साथ उसका फैसला करना है। कांग्रेस विरोध कर रही है, कांग्रेस ने बायकॉट किया, लेकिन मेयर इस समय मनाने के मूड में है कि तमाम पार्टी एक साथ बैठ के इसको शांति से इस मामले को सुलझा लें। हालांकि दूसरी तरफ जो है कर्नाटक के जो गृह मंत्री है अरागा ज्ञानेंद्र, उन्होंने साफ कह दिया है कि फैसला दो लोगों को करना है, या तो मुख्यमंत्री करेंगे या फिर जो है हुबली धारवाड़ के जो मेयर हैं वीरेश अंचतगिरी, उनको यह फैसला लेना है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की, जहां आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मीटिंग के जरिए नक्सलवाद और आतंकवाद को खत्म करने के लिए सीधा संदेश दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में देश की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, नार्को आतंकवाद समेत केंद्र और राज्य की एजेंसियों के बीच आपसी सामंजस्य को लेकर चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईबी अधिकारियों के साथ सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर समीक्षा की है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को और ज्यादा बेहतर बनाने पर खास जोर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए गुप्त मिशन पर काम कर रहे हैं। आज अमित शाह ने आईबी के अधिकारियों के साथ 6 घंटे तक लगातार मैराथन बैठक कर आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए गुप्त मिशन पर जो एजेंडे थे उसको सामने साझा किया। साफ तौर पर है कि आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा अमित शाह के लिए हमेशा से सर्वोपरि रहा है और जिस तरह से अधिकारियों के एजेंडे सेट किए गए हैं, साफ तौर पर है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। कैमरामैन निहाल के साथ में अक्षर राय, भारत 24, दिल्ली। और सियासत को आज दिल्ली के कूड़े की सुधाई और ऐसी आई कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीधे पहुंच गए दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ पर और वहां जाकर आरोप लगाया कि बीजेपी शासित दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाकर रख दिया है। वहीं छोटे चुनाव के इस बड़े दाव में बीजेपी भी पीछे नहीं है।
बीजेपी आम आदमी पार्टी को लगातार यमुना की गंदगी याद दिला रही है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में सियासत भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी निगम की सत्ता पर काबिज बीजेपी को कूड़े के पहाड़ पर घेर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने दिल्ली को कूड़े के पहाड़ और गंदगी दी है। ये तो 6 महीने तो सारा खाली पड़ा था। 6 महीने, हाँ, ये सारा अब डाला इन्होंने। मानते नहीं, ऐसे मौके पे आते हैं। बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ पे बच्चों का आश्रम है, पानी इनका प्याऊ है, काम करते हैं, मदद करते हैं। इनका प्याऊ है, यहाँ पे पानी पीते हैं वहाँ से निकल के। यही यहाँ के मंडी के हम कर रहे हैं गाजीपुर वाले, मंडी के लोग खुद इतने परेशान है। मंडी के लोग इतने परेशान है इस चीज से कि इनका पीने का, भाई साहब बता रहे हैं कि पीने का पानी तक इनका खराब हो गया। पानी बरसात बंद नहीं होता था, भूजल से परमों से निकलता था, हमेशा अच्छा पानी निकलता था, लेकिन इसको हो गया। आप चिंता मत करो, नगर निगम चुनाव के बाद इसको साफ कराएंगे। मनीष सिसोदिया ने जहां कूड़े के पहाड़ को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं सुकेश चंद्रशेखर के पत्र को बीजेपी के दिमाग की गंदगी बताया। आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे दिखाओ लोगों को कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखाने के लिए कि ऊंचाई कम हो रही है, आसपास के पूरे इलाके में कूड़ा भर दिया है। सर, लेकिन जिस तरीके से आप करो कूड़े का पहाड़ हम कम करेंगे, क्या योजना होगा, किस तरीके से कम कर पाओगे? क्या आज की तारीख में टेक्नोलॉजी है, ईमानदारी से काम करो, विजन से काम करो तो सारे सॉल्यूशन है। कोई टाइम बाउंड का किस तरीके की बीजेपी कह रही है, हमने अगले चुनाव से पहले कर देंगे। आम आदमी पार्टी के दिल्ली नगर निगम प्रभारी ने भी कूड़े के पहाड़ को बीजेपी की विफलताओं का पहाड़ बता डाला। ये मंडी है अपना, यहाँ पे पशु मंडी है, यहाँ पे पशु लेके लोग आते हैं, 10,000 लोग डेली आते हैं। ये दीवार गिर गई, प्याऊ है, यहाँ पे लोगों की जान जा सकती है। यही हाल पूरी दिल्ली का है, हर जगह बुरा हाल रखा है पूरी दिल्ली का, इतना बुरा हाल रखा है पूरी दिल्ली का कि इसी तरह के 16 और कूड़े के पहाड़े बनाने जा रहे हैं, पूरी दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। ऐसे हम इससे आज़ादी चाहते हैं, हम इसको भगाना चाहते हैं। हमने दिल्ली के अंदर जब स्कूल कहा तो लोग हंसते थे, कहते थे स्कूल ठीक नहीं हो गया। अरविंद केजरीवाल जी ने सारा प्लान बना लिया, वो पढ़े लिखे आदमी हैं, इंजीनियर हैं, सारा प्लान है और हम जो भी दिल्ली की जनता में टाइम देगी उस टाइम फ्रेम में करके दे देंगे। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने इसे सियासी टूर बता दिया। लोगों का कहना है कि चुनाव के मद्देनजर नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन हल ना तो कभी निकला है और ना ही निकलने की उम्मीद है। आज से मरते मरते लोग बच गए, 4 लोग यहाँ सो रहे थे, वो चरपाई छोड़कर भाग गए, 4 लोग मरते मरते बच गए। तो बीजेपी की सियासत चल रही है कि इधर ढेर लगवा दिया, हमें चारों तरफ से घेर लिया इस कूड़े ने, हम कभी भी मौत के मुंह में खड़े हुए यहाँ पे। एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी जंग लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को लगातार कूड़े के पहाड़ पर घेर रही है, तो वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी को यमुना की गंदगी के मुद्दे पर घेर रही है और सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी को लेकर केजरीवाल पर निशाना साध रही है। दिल्ली से गणेश पाठक के साथ भारत 24। और दिल्ली से अब आपको लेकर चलते हैं बेंगलुरु, जिसको एक बड़ा गिफ्ट मिलने जा रहा है। पीएम मोदी जनता को एक हैंगिंग गार्डन वाला एयरपोर्ट देने जा रहे हैं। पीएम मोदी 11 नवंबर को करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बने बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। टर्मिनल में किस तरह की तैयारियां की गई हैं और कैसा दिखता है टर्मिनल, हमारे संवाददाता प्रमोद राघवन आपको जानकारी देंगे। बैंगलोर का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके टर्मिनल 2 का उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5,000 करोड़ की कीमत से ये एयरपोर्ट बना हुआ दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट में मैं अगर इसको कहूं शुमार होने जा रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप सामने देख रहे हैं कि ये जो टर्मिनल 2 है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से इसका एंट्रेंस है। सामने पूरा गार्डन दिख रहा है, हैंगिंग गार्डन बना हुआ है। 10,000 मीटर के आसपास एक गार्डन की अपनी जो बनावट है वो बनाई गई है। अलग अलग तरीके से इसको सजाया गया है, बनाया गया है। हरियाली देखते ही बनती है, ऐसा लगता है कि आप कहीं किसी गार्डन में चल रहे हो। आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चल रहे हैं। अक्सर आपने देश विदेश जो यात्रा करते हैं उन्होंने पैसेंजरों ने देखा होगा कि ग्रीनरी बहुत कम मिलती है, लेकिन ये पूरा एयरपोर्ट ऐसा है कि पूरा ग्रीनरी है। सोलर सिस्टम से पूरा फिटिंग है इसकी।
पूरा जो है, और मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि जहां मैं खड़ा हूं, मैं ठीक खड़ा हूं टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 के ठीक बीच में। टर्मिनल 1 मैं आपको कैमरामैन को बताऊंगा, कैमरा घुमा के दिखाएंगे। टर्मिनल 1 जो है वो यहां पर है, और 1 से ये जो टर्मिनल 1 है, और यहां से एक रास्ता आप देख रहे हैं, जो कनेक्टिविटी आप जो देख रहे हैं, ये रास्ता सीधे देखिए वो जो टर्मिनल 2 की तरफ जा रहा है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपने देखा होगा, जैसे ऊपर के फ्लोर पे गाड़ियां जाती हैं, नीचे के फ्लोर पे आती है, माइनस पे जाती है, ठीक वैसी ही सुविधा यहां पर भी है। और सबसे बड़ी बात आप देख रहे हैं, जो गाड़ी आ रही है ये अंडरग्राउंड होकर बाहर निकल जाएगी। ये टर्मिनल 2 का जाने का बाय रोड जो रास्ता है वो आधा अंडरग्राउंड है। बहुत खूबसूरती के साथ बनाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया गया है। एक पोर्शन जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसकी जो मैं क्षमता बता दूं अभी, जहां तक क्षमता की बात है, तो जो टर्मिनल 1 है वो आज तक 2.5 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करने का उसकी क्षमता थी। अब जो है जो टर्मिनल 2 है उसकी क्षमता करीबन 5 से 6 करोड़ के बीच में, 5 करोड़ 11 तारीख के बाद से हो जाएगी और 6 करोड़ पहुंच जाएगी धीरे धीरे, जब उसका बाकी जो बचा हुआ जो कंस्ट्रक्शन जो है वो हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि 5 से 6 करोड़ पैसेंजर को साल भर में अटेंड करना कितना एक हेवी रश वाला ये एयरपोर्ट होगा। आपने दुबई एयरपोर्ट देखा होगा, आपने पेरिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखा होगा, टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखा होगा। ठीक वैसे ही इसके अंदर 17 सुरक्षा जो चेक इन गेट बनाए गए हैं और बेहद अत्याधुनिक है। ऑटोमेटिक सिस्टम से लैबरेज और उसके बाद सोलर सिस्टम से फुल्ली इक्विप्ड ये बेंगलोर का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। एक बहुत बड़ा दिन है देश के लिए जब प्रधानमंत्री इसको देश को सौंपेंगे और ये आम पैसेंजर्स के लिए खुल जाएगा। प्रमोद राघवन, भारत 24, बेंगलुरु। और वहीं G20 सम्मेलन में हिमाचली कला की धमक देखने को मिलेगी, जहां पीएम मोदी वैश्विक नेताओं से मुलाकात करेंगे और उन्हें हिमाचली गिफ्ट भेंट करेंगे। इन तोहफों में हिमाचल की शॉल, चंबा का रुमाल, कांगड़ा की पेंटिंग, किन्नौर की शॉल और हिमाचली मुखौटे शामिल हैं। अगले सप्ताह इंडोनेशिया में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश की कलाकृतियों का भी जलवा दिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में वैश्विक नेताओं को हिमाचल प्रदेश की विभिन्न कलाकृतियों को उपहार में देंगे। इस सम्मेलन में ही G20 के नए अध्यक्ष के रूप में भारत के नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते शुरू हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया के दौरे पर जाएंगे। भारत 1 दिसंबर को मौजूदा अध्यक्ष इंडोनेशिया से शक्तिशाली समूह G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इस मौके पर पीएम मोदी भारत की तरफ से दुनिया भर के नेताओं को भेंट देंगे। पीएम मोदी की इस कवायद के पीछे दुनिया भर में हिमाचल की कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले दुनिया भर के नेताओं को पीएम मोदी की तरफ से भेंट दिए जाने वाले उपहारों में चंबा रुमाल, कांगड़ा लघु पेंटिंग, किन्नौरी शॉल, हिमाचली मुखटे, कुल्लू शॉल और कनाल ब्रास सेट शामिल है। सरकार का मानना है कि इस भेंट के जरिए भारत और हिमाचल प्रदेश की संस्कृति संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड और स्पेन सहित कई देशों में दूर दूर तक जाएगी। G20 समूह दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इससे पहले मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी ने भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कल हमने आपको जन जन की आवाज में धरती की जन्नत कश्मीर की तस्वीरें दिखाई थी, जहां घाटी में सैलानियों की मस्ती देख आपका भी मन करता होगा कि यहां पर पहुंच जाएं। लेकिन जहां ये बर्फबारी सैलानियों के लिए तो मौज मस्ती है, वहां के आम लोगों के लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि बर्फबारी से मुगल रोड बीते 4 दिनों से बंद है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। लोगों को खाने पीने की चीजों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन प्रशासन लगातार बर्फ को हटाने का काम कर रहा है ताकि सैलानी और आम जनता दोनों को फायदा हो। घाटी में आने वाले सैलानी और व्यापारी दोनों फिलहाल तो सीजन की पहली बर्फबारी से खुश दिखाई दे रहे हैं।
जहां एक तरफ कश्मीर में मौसम बेनजीर है, सैलानियों के लिए बाहें फैला रहा कश्मीर है। घाटी का हर जिला बर्फ से ढक गया है। जहां देखो बर्फ ही बर्फ है। कुपवाड़ा में आसमान से गिरती बर्फ के नजारे देखते ही घाटी घूमने का दिल करने लगता है। कुपवाड़ा में बर्फबारी अब आफत बनने लगी है। इतनी बर्फबारी हो रही है कि बर्फबारी से सड़कें ही गायब हो चुकी हैं। पुलिस का लगा बैरियर भी आधा बर्फ के नीचे धंस गया है। रोड गायब हो गई हैं। वहीं आज चौथे दिन भी पुंछ राजौरी को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला ऐतिहासिक मुगल रोड बर्फबारी के चलते बंद है। हालांकि युद्ध स्तर पर बर्फबारी को हटाने का काम जारी है, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी मुश्किलें पैदा कर रही है और रास्ते में फिसलन होने की वजह से मुगल रोड को यातायात के लिए बंद किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ शोपिया का नजारा देखते ही बनता है। आसमान से गिरे बर्फ के मोतियों से मानो सफेदी छा गई हो। बर्फ में घाटी दूध से नहाई दिख रही है। इस घर का नजारा देखकर लगता है कि काश हम भी कश्मीर में बर्फबारी का आनंद उठा रहे होते। पुंछ की पीर गली में तो कुदरत का नजारा मन मोहने वाला है। शोपिया पुंछ को जोड़ती मुगल रोड साल भर सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहती है। श्रीनगर, शोपिया, पुंछ से लोग यहाँ घूमने और पिकनिक मनाने आते हैं। सीजन की पहली बर्फबारी से जहां कश्मीर में आए सैलानियों की बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि अपनी नजरों के सामने बर्फ पड़ते देखने का मजा हर सैलानी लेना चाहता है। घाटी में जाकर यदि बर्फ का लाइव मजा ना लिया तो क्या फायदा। दुनिया भर से सैलानी घाटी की बर्फबारी का आनंद उठाने गुलमर्ग, सोनमर्ग आते हैं, जिस वजह से यहाँ के टूरिज्म और व्यापारियों को फायदा होता है। कश्मीर के आम लोगों को रोजगार मिलता है। पहली बर्फबारी के दीदार से सैलानी और कश्मीर के लोग दोनों ही खुशी मना रहे हैं। पहली बर्फीली फुहार से घाटी में बहार आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।